वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6। अब से हमारा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब तक हमने जो पढ़ा वो चार्ज का इंट्रोडक्शन था। अब जो पढ़ेंगे वो रियल में चार्ज की एप्लीकेशन जो है वो पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ लिया कि टू लाइक चार्जेस जो है उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है, टू अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। बट अब तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होती है, फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है। तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होती है टू चार्जेस के बीच में, वो सबसे पहले कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। वो सबसे पहले कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। रिपीट, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है वो सबसे पहले कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। तो कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक रूल दिया कि कौन से रूल के थ्रू हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ओके, तो यहां पे आपके सामने कूलम्ब का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोलते हैं? नंबर 1, कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने जो फोर्स की बात की है वो कौन सा फोर्स है? कूलम्ब फोर्स। उसको कूलम्ब फोर्स बोलेंगे, कोलंबियन फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये किसने आइडेंटिफाई किया? कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने। बट रियल में ये फोर्स है कौन सा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसको इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बोलेंगे? तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये फोर्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है। रिपीट, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये फोर्स टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है, इसीलिए इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो याद रखना, कूलम्ब फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, टू चार्जेस के बीच का फोर्स बोलो, सभी का मीनिंग सेम है। ओके, चलो डन। क्या लिखा है पढ़ो। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। ये जो कूलम्ब फोर्स है यानी कि कूलम्ब्स लॉ है, उसकी लिमिटेशंस यहां स्टेटमेंट में ही दी हुई है। तो याद रखना, इसके अंदर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड सेकेंड पॉइंट चार्जेस, यानी हमारे जो चार्जेस है वो कैसे होने चाहिए? तो नंबर 1, चार्ज स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी यानी कोई चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहिए। ओके, तब ये रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड, चार्ज पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो व्हेन देयर आर पॉइंट चार्जेस, सेकेंड all charges are steady, at that time we apply the Coulomb force, at that time we apply the Coulomb's law to identify, to find out the force acting between two charges. Okay, done. Okay, the electric force between two static and point charges varied inversely square of the distance, inversely square of the distance between the charges, यानी दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? फोर्स। ओके, सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ऑफ द चार्ज, दोनों चार्ज के जो वैल्यू है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे लिखते हैं फोर्स कैसा है। सबसे पहले यहां पर मैं कंसीडरेशन करता हूं, सपोज दिस इज द 1 पॉइंट चार्ज, इसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। दिस इज द सेकंड पॉइंट चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं Q2 से। मैंने यहां पे 2 चार्ज ले लिए, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। चार्ज 1 इज डिनोटेड बाय Q1, चार्ज 2 इज डिनोटेड बाय Q2। अब यहां पे लिखा द फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस।
तो ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है। जिस लाइन के थ्रू दोनों चार्ज को ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग विथ टू चार्जेस। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम r कंसीडर कर लेते हैं। तो व्हाट इज द q1? q1 इज द चार्ज 1, q2 इज द चार्ज 2 एंड व्हाट इज द r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नाउ रीड द स्टेटमेंट। क्या लिखा है? द फोर्स between two static point charges varied inversely square of the distance। तो ये जो डिस्टेंस है उसके साथ ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर। ओके, सेकंड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उनका जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने से जो वैल्यू आएगी उनके साथ प्रोपोर्शनल। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q2। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q2, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अब आप सभी को एक साथ कनेक्ट करो, F प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गेट इट? ओके, अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को दूर, यानी प्रोपोर्शनल की निशानी को रिमूव करेंगे। ये जो है इसकी जगह इज इक्वल टू हमने पुट किया, तो अब यहां पर हम क्या पुट करेंगे? एक कांस्टेंट पुट करेंगे। जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं। इसके बाद यहां हमारे पास है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, तो ये जो कांस्टेंट हम लेने वाले हैं इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो एक K क्या है? तो ये जो K हमने लिखा है, K इज दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K इज दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, कई बार इसको कूलम कांस्टेंट भी लिखा जाता है। कई बार इसको कूलम कांस्टेंट भी लिखते हैं। तो K इज द कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले K की वैल्यू कितनी लेनी है उससे पहले हम डिसाइड करते हैं K का जो यूनिट है वो। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? ध्यान रखना बेटा, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको इतना ही लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द फोर्स। देखो, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हुआ? K इज द कांस्टेंट, Q1 Q2 जिन दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उन दोनों चार्ज की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से, Q1 Q2 क्या लेना है? जिन दोनों चार्ज के बीच में, जो चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड करते हैं वो दोनों चार्जेस के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपली R डिस्टेंस है किसका? दो चार्जेस के। दो चार्ज कौन से? जिनके बीच में फोर्स फाइंड करते हैं वो। तो जिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं उन दोनों चार्जेस की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है उसका क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। ओके, अब सबसे पहले K का यूनिट क्या है? तो जब अगर हमें K का यूनिट निकालना है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर यहां से K सब्जेक्ट बनेगा तो F इंटू R स्क्वायर, F नीचे से R स्क्वायर, ऊपर से Q1 एंड Q2 नीचे आ गए, यहां हमारे पास K है। ओके, चलो यूनिट फाइंड करना है। तो अगर हम यूनिट ऑफ K लेंगे तो बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, उसका स्क्वायर है। डिवाइड में हमारे पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो Q1 का यूनिट कूलम, Q2 इज ऑल्सो चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम है। तो डिवाइड में कूलम का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास
क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम नीचे से ऊपर जाएंगे तो कूलम का -2, तो दिस इज द यूनिट ऑफ द के। अब आपको होमवर्क में एक बात दे देते हैं, के जो है उसका डायमेंशनल इक्वेशन आपको घर से फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल इक्वेशन आपको घर से निकालना है, वो आप खुद करेंगे। मैंने यूनिट और इक्वेशन दे दिया, तो दिस इज द यूनिट ऑफ के। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द कूलम्स लॉ, के इज आल्सो द कूलम्स कांस्टेंट। ओके, नाउ के की वैल्यू, के की वैल्यू यहां पे डिराइव नहीं करनी है, याद रखनी है। तो हमारे पास जो के है, तो के की वैल्यू अब हम लिखेंगे, वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 8.9875 इंटू 10⁹ के की वैल्यू 8.9875 इंटू 10⁹। चलो अब यूनिट क्या आया, तो हमारे पास यूनिट आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, बट प्रैक्टिकली जब हम सम सॉल्व करेंगे, कोई कैलकुलेशन करना है, तो अब हम 8.9 जो है उसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, 9, यानी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, तो यहां के की बात खत्म। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिए। यहां रूल खत्म हो गया, बट इस रूल को यूज करने के मेथड है, उसके अंदर कई सारी बातें याद रखनी है। ओके, अब k इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना k इज इक्वल टू, एक और इक्वेशन है यहां पे 4πε0। a जो है इसको ε0 बोलेंगे, ε0 भी बोलते हैं, आप जिस तरीके से बोलते हो कोई बात नहीं, 1/4πε0। ओके, अब जो ε0 जो है, ε0 जो है वो क्या है, तो सबसे पहले उसको समझिए, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए। तो ε0 जो है उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा यहां पे ध्यान से समझिए। सबसे पहले परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं परमिट, तो टू परमिट यानी क्या, टू परमिट यानी परमिशन देना। यहां से हम कार लेके राजस्थान घूमने जाते हैं, तो राजस्थान बॉर्डर पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, वहां से राजस्थान बॉर्डर हमें अलाउ करेगी, राजस्थान गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, यस यू कैन कम। तो परमिट का मीनिंग क्या होता है, परमिशन लेना, अलाउ करना। ओके, तो अब वो बात समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, यहां पर मेरे पास एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ये दो चार्जेस है, बट दो चार्जेस को मैंने जिस जगह पुट किया है, इस जगह में फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस यानी क्या, कोई फ्री स्पेस यानी आप जानते हो फ्री स्पेस का मीनिंग क्या हुआ, जहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब देखो फिजिक्स में यहां पे प्रैक्टिकली फ्री स्पेस और हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर में एयर है, दोनों को सेम कंसीडर करते हैं। तो यहां पे इस चैप्टर में जब भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि फ्री स्पेस एंड एयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर बोथ आर डिफरेंट, तब तक आपको दोनों को सेम लेना है। ओके, बट रियल में फ्री स्पेस का मीनिंग है जहां कोई मीडियम नहीं है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, उसको हम फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे, बट हम यहां उसको फ्री स्पेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की परमिटिविटी नियर टू सेम है। ओके, अब देखो फ्री स्पेस क्या है, तो फ्री स्पेस आपको पता है क्या है, जहां कोई मीडियम नहीं है। तो मैंने टू चार्जेस को वहां पुट किया जहां कोई मीडियम नहीं है, तो इन दोनों के बीच में सपोज फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब देखो मैंने दोनों वही चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं की, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ
मैंने दोनों चार्जेस को जिस मीडियम में पुट किया है वो मीडियम मैंने चेंज कर दिया। सपोज ए मीडियम हम वाटर है, अगर ये मीडियम वाटर है तो क्या होता है, पहले दोनों के बीच में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, वही चार्जेस उतना ही डिस्टेंस, सिर्फ उनको जिस मीडियम में पुट किया है उनके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो मीडियम अब चेंज हो चुका है, वो मीडियम अब वाटर है। तो वाटर मीडियम आ जाने से दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फ्री स्पेस में जो लगता था उसके कंपेयर में कम हो जाता है, यानी यहां पर सपोज 8 न्यूटन का फोर्स लगता है सपोज। तो अब देखो फोर्स को कौन इफेक्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप बोलेंगे डिस्टेंस एंड वैल्यू चेक का इफेक्शन होता है। यहां डिस्टेंस दोनों चार्ज की फोर्स की दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू एंड दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वही फोर्स पर इफेक्ट करता है, पर नहीं, जिस मीडियम में हम उसको पुट करते हैं वो मीडियम भी इफेक्टिव है, वो मीडियम भी उसको अफेक्ट करता है। तो देखो ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, जो फ्री स्पेस में ज्यादा फोर्स लगता है, वाटर में 8 हो गया, शायद इसको अगर हम किसी कैरोसिन के अंदर पुट करते हैं तो कैरोसिन के अंदर सपोज 2 न्यूटन फोर्स लगता है। तो हर एक मीडियम ऐसा है, यहां पे यहां पे जो फ्री स्पेस है यानी कोई मीडियम नहीं है या फिर एयर है, वहां पे दोनों के बीच में 10 न्यूटन फोर्स लगता है, बट अब यहां पर दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो गया, यहां उससे भी कम हो गया। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो मीडियम है वो मीडियम इस चार्ज को फोर्स अप्लाई करने में कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी वाटर में फोर्स कम हो गया, कैरोसिन में उससे कम हो गया, यानी इन मीडियम के पास इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में ज्यादा लगेगा कम लगेगा, उसको अफेक्ट करने वाली एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ऐसी परमिटिविटी फ्री स्पेस की है तो उसको फ्री स्पेस बोलेंगे, और वैसे ही परमिटिविटी किसी मटेरियल की है तो उसको परमिटिविटी ऑफ दी कोई मटेरियल यानी मीडियम। तो यहां पे एप्सिलॉन लिखूंगा, तो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ध्यान से देखना, लेक्चर चालू था, लाइट बंद हो गई, व्हाटएवर कोई इश्यू हो सकता है। ओके, रिपीट फ्री स्पेस का ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स को अलाउ करने की प्रॉपर्टी, उसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सेम वे मटेरियल कोई भी है, वाटर है, केरोसिन है, कोई भी और मटेरियल ले लो, उस मटेरियल के अंदर चार्ज को पुट करने से चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज हो जाता है। तो ये मटेरियल्स जिनके पास फोर्स को कम करने की कैपेसिटी है, फोर्स को अफेक्ट करने की उनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी बोलते हैं। टू परमिट करना, बोलो केरोसिन 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगाने का परमिशन कम देता है, वाटर उससे थोड़ा ज्यादा, फ्री स्पेस सबसे ज्यादा देता है। तो हर एक मीडियम के पास 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगने की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फोर्स को अलाउ करेगी या नहीं करेगी, कितना फोर्स अलाउ करेगी, कितने फोर्स को रेजिस्ट करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल के पास, हर एक मीडियम के पास। उसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, बस आपको इसका मीनिंग समझना था, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब देखो आपके पास क्या है, तो आपके पास है के इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻², ऐसा यूनिट। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एप्सिलॉन 0 की जगह आएगा 1/4 पाई के। 1/4 पाई के कांस्टेंट है, तो K का जो यूनिट होगा उसको पुट करेंगे, तो
एप्सिलॉन, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता। के का यूनिट क्या है? तो ए रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -2। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। बोलो गेटिंग? तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट आ गया, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12। बोलो क्या आएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ओके ओके, अब देखो, अब हमारे पास जब सम सॉल्व करेंगे तब इंपॉर्टेंट बात कौन सी होगी? तो नाउ Q1 and Q2 आर इन फ्री स्पेस, दोनों फ्री स्पेस में हमने रखे हैं। तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा K, यहां पे लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब K की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि फ्री स्पेस है। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों चार्ज को कहां पे पुट करेंगे? मटेरियल में। जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। नाउ Q1 and Q2 आर इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटर मीडियम। ओके, तो इंसुलेटर मीडियम के अंदर अब हम दोनों चार्ज को पुट करेंगे। तो अब दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स जो है वो मीडियम में लगेगा। अगर चार्जिस को किसी मीडियम में पुट किया तो उसको Fm बोलेंगे। तो Fm की जगह K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फोर्स का इक्वेशन वही रहेगा, बट अब यहाँ पे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर चार्जिस फ्री स्पेस में है तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी, बट हमने किसी मीडियम में पुट किया है तो परमिटिविटी किसकी लेनी है? मीडियम की लेनी है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द Fm। तो अब आपके पास दोनों मेथड आ गए। अगर 2 चार्जेस फ्री स्पेस में है तो क्या करना है? अगर 2 चार्जेस मीडियम में है तो क्या करना है? ओके, चलो डन। अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे। ओके, चलो, तो अब यहां पर आपके पास और एक बात है। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दोनों का जो रेशियो है उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज द रिलेटिव परमिटिविटी और इट इज नॉन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी जो साइन है उसको हम कैपिटल के लेंगे। ए स्मॉल के है, एक कैपिटल के है। ओके, चलो डन। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हैं। इसको और एक साइन है रिलेटिव परमिटिविटी, उसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन हुआ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो सो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन 0 इंटू K। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। दोनों इक्वेशन हम बना सकते हैं। ओके, तो अब आगे देखो। इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या, किसका फोर्स है? तो इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखा है वो है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन द मीडियम। तो इक्वेशन नंबर 2 Fm
क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जो मैं पुट कर रहा हूं वो एप्सिलॉन 0 इंटू के लिख रहा हूं। उसके बाद यहां पर Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर तो है ही। अब आप ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ए जो है उसको हम F लिख सकते हैं, तो दिस इज द F अपॉन एप्सिलॉन F अपॉन K, दिस इज द FM। रिपीट 1 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो K डिवाइड में बाकी रहेगा, तो FM इज इक्वल टू F डिवाइड बाई K। F क्या है? F है फोर्स इन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे? F बोलेंगे। K क्या है? K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। ओके, तो FM is the force acting between two charges in dielectric medium is the force acting between that two charges in the free space divided by dielectric constant। इसका यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई फ्री स्पेस के अंदर टू चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन है, अब हमने उनको ऐसे मीडियम के अंदर पुट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो अब कितना फोर्स लगेगा? तो सिंपल, फ्री स्पेस में कितना फोर्स लगा? 100, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 5, 100 डिवाइड बाय 5, मीडियम के अंदर कितना फोर्स लगेगा? 20। ओके, यहां पर आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ। ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट खत्म हो गया। अगर कोई डाउट है तो डाउट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, डन, थैंक यू।